हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातु ये चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको मिलेगा धातु एवं अधातु, और इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। एक नजर डालते हैं हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पे। क्लास 10th एनसीईआरटी के अंदर हम लोगों ने अध्याय 1 पूरा कर लिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अध्याय 2 हमारा जस्ट समाप्त हुआ है, अम्ल क्षारक एवं लवण। अब हम लोग अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे, धातु एवं अधातु। ये केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी में। इसके अलावा हम लोगों ने अध्याय 5 पूरा कर लिया है, जैव प्रक्रम अध्याय 6 पूरा कर लिया है, नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 7 पूरा कर लिया है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ये ऊपर के 2 हो चुके हैं और ये हमारा अध्याय 3 जो है अब चलेगा। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया है, ना तो हम लोगों ने क्लास 9th का एक चैप्टर भी किया है फिजिक्स का, और ना ही क्लास 10th का किया है। केवल हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायो पढ़े हैं। क्लास 9th से हम लोगों ने केमिस्ट्री पूरा कर लिया है, क्लास 9th से हम लोगों ने बायो पूरा कर लिया है, क्लास 10th से हम लोगों ने ये सारे चैप्टर्स पूरे किए हैं जो अभी मैंने आपसे बताया। तो अध्याय 3 आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो धातु एवं अधातु चैप्टर आपको दिखेगा। आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या सब बातें जो है कही गई है। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। क्लास 9th में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की थी चैप्टर तत्व यौगिक मिश्रण वाले में, धातु एवं अधातु के बारे में, काफी शॉर्ट में, ज्यादा कुछ वहां पर नहीं पढ़ना है क्लास 9th में। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये स्लाइड यूजफुल नहीं है आपके एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। यहां से हम लोग देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में देखेंगे। धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन पदार्थों के यानी कि धातु के बारे में कहा जा रहा है, भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग यानी कि इस क्रियाकलाप की बात की जा रही है, ठीक है। क्रियाकलाप 3.1 से लेकर के 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है, आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। कहा जा रहा है आपसे कि एक्टिविटी 3.1 से लेकर के एक्टिविटी 3.6 जो आपको पढ़नी है उसके लिए आप ये सारे जो है धातु इकट्ठा कर लीजिए। आयरन है, कॉपर है ना, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है, और भी कोई धातु अगर आपको मिलती है आसानी से तो आप उसको भी ले लीजिए, ऐसा आपसे कहा गया है। एक्टिविटी 3.1 में देखो क्या कहा गया है, उतना यूजफुल है नहीं ये एक्टिविटी, है ना, ये सारी एक्टिविटी। फिर भी देखते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यार कुछ कुछ छूट गया है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन ना हो जाए, इसीलिए हम लोग नजर डाल लेते हैं एक नजर इन सारे एक्टिविटीज पर। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। आपको ये सारे नमूने लेने हैं और उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई ये कैसे दिखाई पड़ते हैं। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। पहले आपको ये सारे धातु जो है जहां से भी आपको मिल रहे हैं ले लीजिए। उसके बाद लेने के बाद आपको अच्छे से देखना है उसको। उसके बाद क्या करना है, रेगमाल से रगड़ना है उसके सतह को, वापस उसको देखना है कि क्या चेंज आया है। अब देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब धातु अपने शुद्ध रूप में होती है, प्योर फॉर्म में होती है, तो उसकी सतह जो है चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं।
अपने शुद्ध रूप में धातु चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुओं के पास धात्विक चमक होती है, ये धातु का एक भौतिक गुणधर्म है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हो, ये आपको धातु अलग अलग दिखाया गया है। जब ये अपने प्योर फॉर्म में होते हैं तो ये चमकदार होते हैं। जैसे लोहा आप देखते हैं, अगर आप दुकान से लोहा, मान लो कील आप खरीद करके लाते हैं, आयरन कील जो है आप खरीद कर लाते हैं, तो आप देखते हैं कि बड़ा ही चमकदार जो है वो कील होती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके ऊपर जंग लग जाता है तो वो चमक जो है वो खत्म हो जाती है। तो आप क्या करो, रेगमाल से रगड़कर उसकी सतह को साफ करो, आप देखेंगे वापस से चमक जो है वो आने लगती है। तो यही चीज आपसे कहा गया है कि अगर धातु अपने शुद्ध रूप में है, उसके ऊपर किसी भी ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ी हुई है, किसी और टाइप की लेयर जो है नहीं चढ़ी हुई है, अपने शुद्ध रूप में है वो धातु, तो वो चमकदार होगी। और धातु के इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। आयरन कॉपर, देखो एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक जो है आपको समझाया गया है भौतिक गुणधर्म को। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी क्या बरतनी है, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। सोडियम धातु जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसमें आग जो है पकड़ लेती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सावधान रहिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, तो अगर आप ये सारे मेटल्स कलेक्ट करते हो और जैसा कहा गया है वैसा आप करते हो, तो आपको जो है ऑब्जर्व करना है कि क्या सब हो रहा है। आपने क्या देखा, धातुओं को वॉच ग्लास पर रख करके चाकू से काटने का प्रयास करना है। लोहा आप देखते ही हो, कॉपर आप देखते ही हो, चाकू से काटते हो, नहीं कटती है धातु ये सारी। एल्यूमिनियम भी नहीं कटने वाली है। देखो धातुएं जो होती है सामान्यतः कठोर होती है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सारी धातुओं को काटने के लिए चाकू से जो है आपको बराबर उतनी ही बल जो है वो लगानी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ धातु आसानी से चाकू से कट सकती है, कुछ नहीं कटेगी। तो धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती है, वो चाकू से कटने वाली नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, ठीक है, कुछ अपवाद हैं। देखो जो लिथियम है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये वो सारी धातुएं हैं जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, चाकू से आप नहीं काट सकते हैं, है ना, बहुत कठोर होती है। लेकिन कुछ धातुएं इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उसे आसानी से चाकू से काट सकते हो। और ये सारी धातुएं हैं, आगे ये सारी धातुओं जो है, इन सारे धातुओं का नाम जो है आपको मिलने वाले हैं, हम देखेंगे आगे। एक्टिविटी 3.3 देखो। आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, लोहे का ब्लॉक लेना है और बारी बारी से इन सारे धातुओं पर जो है प्रहार करना है ना, हथौड़े से प्रहार करना है। उसके बाद देखो कि आपने क्या देखा। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए, यानी सारे धातुओं के साथ यही क्रिया जो है करनी है हमें। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं, मैलिबिलिटी कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, आघात वर्धता बोलते हैं, राइट। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे आघात वर्ध धातु है, या फिर सबसे आघात वर्ध धातु कौन सी है? तो सबसे आघात वर्ध धातु सोना है और उसके बाद चांदी है। पहले नंबर पर आप इसको ले लेंगे, दूसरे नंबर पर आप इसको ले लेंगे, ठीक है। सोना और चांदी जो है सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है। ये देख लो, खाने को लपेटने के लिए हम लोग जो है एल्यूमिनियम पन्नी का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फॉइल बनाया गया है, इतनी पतली सी पन्नी जो है यहाँ पर बनाई गई है, आखिर धातु के किस गुणधर्म के कारण ऐसा हो पाया है? तो आघात वर्धता के कारण हो पाया है। धातुएं जो होती है बहुत ही आघात वर्ध होती है। धातुओं के पास ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है बनाई जा सकती है। सोने की भी बनाई जा सकती है, चांदी की भी बनाई जा सकती है। एक्टिविटी 3.4 उन धातुओं की सूची बनाइए
के तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। घरों में आप वायरिंग करवाते हो तो वहां पर आप यूजुअली कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हो, है ना। एल्यूमिनियम का वायर भी हो सकता है। तो अब धातुएं जो है, जैसे ये कॉपर वायर है, अब कॉपर एक्चुअल में जो है इस फॉर्म में नेचर में थोड़ी पाया जाता है, ऐसा तो बनाया जाता है। जो तार है उसको तो बनाया जाता है ना, तार को तो बनाया जाता है। तो धातु का वो कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण उस तार को बनाया जा सकता है। जो तार बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये जो तार बनाया गया है धातु के किस गुणधर्म के कारण। जैसे यहाँ पर जो पन्नी बनाया गया धातु के किस गुणधर्म के कारण, आघातवर्धता के कारण। जो तार बनाया जाता है खींच करके धातु के किस गुणधर्म के कारण, तो आप कहेंगे तन्यता के कारण, डक्टिलिटी के कारण। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है भाई, सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है भाई, सोना है। दोनों के लिए आंसर सोना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचो कितनी खास ये जो है विशेषता है, तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे तन्य धातु सोना है, लेकिन हम लोग सोना का तार इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि सोना जो है बहुत ही महंगा होता है, चांदी बहुत महंगा होता है, ठीक है। कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर के वायर भी जो है महंगे आते हैं, लेकिन सोना और चांदी से काफी सस्ते होते हैं, इसीलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बहुत ही अच्छा चालक है, विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है कॉपर, और ये सोना और चांदी की तुलना में सस्ता भी आता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आघातवर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं, है ना। आघातवर्धता के कारण हम इसे पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, तन्यता के कारण खींचकर तार बना सकते हैं। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जो है धातुओं को जो है विभिन्न आकार जो है हम लोग दे सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है। भाई खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम के बर्तन का भी इस्तेमाल होता है ना। आयरन का भी इस्तेमाल होता है मिक्स करके कुछ धातुओं को। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। कहा जा रहा है कि बर्तन बनाने के लिए हम लोग धातुओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं। भाई धातु के पास वो कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण हम लोग बर्तन बनाते हैं धातुओं का। तो इसके लिए एक्टिविटी 3.5 जो है आपको दिया गया है ये चीज समझाने के लिए। एल्यूमिनियम या कॉपर का तार ले लीजिए, या तो एल्यूमिनियम का तार ले लीजिए या फिर कॉपर का तार ले लीजिए। क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर यानी कि इस वाले एंड से क्या करना है, आपको मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका देना है। यहां पर मोम लगाएंगे और एक पिन जो है चिपका देंगे। ये तार है, यहां पर मोम लगा दिया और फिर यहां पर एक पिन चिपका दिया। स्पिरिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। यहां पर आप गर्म कीजिए। देखो यहां पर पिन चिपकाया गया मोम लगा करके, लेकिन गर्म हम यहां पर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण को लिखिए, क्या धातु का तार द्रवित होता है। देखिए जब आप इसको गर्म करेंगे, मान लीजिए एल्यूमिनियम या कॉपर का तार आपने रखा है, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये पिघलने लगेगा, ये नहीं पिघलेगा, लेकिन ये मोम पिघलने लगेगा और पिन नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर ये धातु है तो अगर हम यहां पर हीट करेंगे तो उष्मा का संचरण होगा और उष्मा जो है अपने उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो हीट है वो ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। यहां पर उष्मा जो है आएगी, उसके बाद ये मोम जो है पिघल जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु उष्मा के सुचालक है, यानी धातु अपने से होकर के उष्मा को आसानी से जाने देती है। उष्मा के सुचालक है कहने का मतलब क्या हुआ कि धातु अपने से होकर के उष्मा को जाने देती है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसीलिए आप अगर इसको गर्म करते हो तो ये धातु जो है पिघलने वाली नहीं है। धातुओं का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है।
सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ये याद रखिएगा। सबसे बढ़िया चालक, सर्वश्रेष्ठ चालक जो हम बोलते हैं ना, वो सिल्वर को बोलते हैं। सिल्वर जो है सबसे बढ़िया चालक, जितने भी धातु हैं उसमें सबसे बढ़िया चालक जो है वो सिल्वर है, ऊष्मा के लिए भी और विद्युत के लिए भी, दोनों के लिए। यहां पर ऊष्मा के लिए दिया गया है, लेकिन आप याद रखेंगे ऊष्मा और विद्युत दोनों के लिए जो चांदी है, जो सिल्वर है, वो सबसे बढ़िया चालक है, इससे बढ़िया चालक नहीं है। लेकिन हम लोग बर्तन के लिए जो है चांदी का बर्तन नहीं बनाते हैं, और ना ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम लोग चांदी का तार इस्तेमाल करते हैं। कारण वही है, भले ही ये बढ़िया, सबसे बढ़िया चालक है, लेकिन महंगे आते हैं ये। सिल्वर से ठीक नीचे आपको मिलेगा कॉपर। तो कॉपर जो है चांदी की तुलना में सस्ता है और बढ़िया चालक है, ये भी है ना, बढ़िया चालक है। बोलते हैं ना कि 19-20 का फर्क है, तो बस सिल्वर और कॉपर में मान लो कि 19-20 का ही फर्क है। सिल्वर 20 है तो कॉपर 19 है। तो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों के अच्छे चालक है सिल्वर और कॉपर। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। अब देखो यहां पर एनसीईआरटी में कुचालक दे रखा है। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। कुचालक का मतलब होता है वो पदार्थ जो अपने से होकर के ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं। यहां पर कुचालक बोलना गलत है। लेड और मरकरी ये दोनों के दोनों जो है धातु है और ये अपने से होकर के ऊष्मा को जाने देंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं सिल्वर और कॉपर से, तो इन दोनों की तुलना में ये दोनों जो है बहुत ही खराब चालक है। कुचालक बोलना गलत हो जाएगा, है ना, कुचालक नहीं बोलेंगे। यहां पर हमें क्या बोलना चाहिए? खराब चालक। खराब चालक। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो यहां पर आपको बैड कंडक्टर मिलेगा, ना कि इंसुलेटर मिलेगा। इंसुलेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर थोड़ी है, ये बैड कंडक्टर है ना, खराब चालक है। सिल्वर और कॉपर के तुलना में खराब चालक है लेड तथा मरकरी। इतने आसानी से ये दोनों ऊष्मा और विद्युत को अपने से होकर के पास नहीं होने देंगे, जितने आसानी से ये दोनों होने देंगे अपने से होकर के, राइट। तो खराब चालक बोलेंगे, कुचालक नहीं बोलेंगे। कुचालक का अलग सेंस निकलता है। तो एनसीईआरटी में भले ही यहाँ पर जो है कुचालक दिया गया है, माइंड में रखिए, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि खराब चालक आपको लेकर के चलना है, बैड कंडक्टर आपको लेकर के चलना है, ठीक है। बैड कंडक्टर, खराब चालक, ये सही है। इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, कुचालक नहीं बोलेंगे। एक्टिविटी 3.6 देखते हैं। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है ना। बैटरी से जो है कनेक्ट किया गया है एक बल्ब को, और यहाँ पर स्विच है जिसको ऑन करके रखा गया है। और देखो आपको क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है कि धातु जो है अलग अलग प्रकार की धातु लेनी है और उसको इस बीच में डालना है ना। जांच के लिए धातु का टुकड़ा जो है इस बीच में लाना है, यानी दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। अगर बल्ब जल गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो धातु अपने से होकर के विद्युत धारा को जाने दे रही है ना। अगर बल्ब जल गया तो धातु अपने से होकर के विद्युत धारा को जाने दे रही है। और आप देखेंगे कि धातुएं जो होती है वो ये आसानी से अपने से होकर के विद्युत धारा को जाने देती है। यानी जो धातुएं होती है विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सबसे बढ़िया सुचालक कौन है, या फिर सबसे बढ़िया चालक कौन है? तो सिल्वर, और उसके बाद आएगा कॉपर। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबर की जो परत होती है वो इंसुलेटर होती है, वो चालक होती है, उससे होकर के धारा प्रवाहित नहीं होती, तो हमें जो है विद्युत झटके जो है वो नहीं लगेंगे। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर है हाँ, आवाज उत्पन्न करती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक, है ना, ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहते हैं, ध्वनिक। तो धातुएं जो होती है वो ध्वनिक होती है, यानी धातु को अगर आप पीटते हैं तो टन टन की आवाज आती है। धातु पीटते हैं तो टन टन की आवाज आती है। तो स्कूल की घंटी जो बनाई जाती है वो धातु की ही बनाई जाती है ताकि उसको पीटने पर टन टन की आवाज आए। तो आपने धातु के देखे कई सारे भौतिक गुणधर्म, ठीक है, धातु के आपने कई सारे भौतिक गुणधर्म देखे। आइए हम लोग स्टार्टिंग से एक नजर और डाल लेते हैं। धातुओं के पास धात्विक चमक होती है। धातुएं जो होती है सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है, कुछ अपवाद हो सकते हैं।
धातु आघात वर्धित होती है, धातु जो है तन्य होती है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, विद्युत के भी सुचालक होते हैं, और पीटने पर टन की आवाज आती है, धातु जो है ध्वनिक है। राइट। अब हम अधातु की बात करते हैं। अब तक हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है, रासायनिक गुणधर्मों के बारे में नहीं पढ़ा है। अब हम लोग अधातु के बारे में देख लेते हैं क्या सब बातें कही गई है। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। अगर आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो अधिकांश तत्व जो है आपको दिखेंगे वो धातु हैं। अधातुओं की संख्या जो है कम है धातुओं की तुलना में। जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे अधातु हैं, है ना। ये सारे अधातु हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और भी हैं। लेकिन अगर हम धातु अधातु की संख्या कंपेयर करें तो अधातु की संख्या बहुत कम है धातु की तुलना में। अच्छा, ब्रोमीन जो है एक अधातु है और कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में होती है। अगर आप ब्रोमीन को छोड़ दें, ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, ये जो ब्रोमीन है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है और एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा जो भी आप अधातु देखेंगे या तो वो ठोस के रूप में आपको मिलेंगे या फिर आपको गैस के रूप में मिलेंगे। ठीक, एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है वो है ब्रोमीन। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। आपसे कहा गया है कि आपको कार्बन लेना है। कार्बन को जो है आप कोयले के रूप में ले सकते हो या फिर आप ग्रेफाइट के रूप में ले सकते हो, पेंसिल में जो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। आपको सल्फर लेना है, आयोडीन लेना है ना, यानी कि कार्बन लेना है, कोल या ग्रेफाइट के फॉर्म में ले सकते हो, सल्फर ले लो, आयोडीन ले लो। इन सारे के आप क्या करें, नमूने ले लीजिए। इन अधातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक क्रियाकलापों को दोहराएं तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। यानी जो आपने 3.1 में, है ना, ये 3.1 में, ठीक, 3.2 में, 3.3 में, 3.4 में, ये सब जो आपने एक्टिविटी किया, ये सारे एक्टिविटी जो है आपको परफॉर्म करने हैं। इस वाले एक्टिविटी को भी परफॉर्म करना है इन सारे अधातुओं के साथ और अपने ऑब्जर्वेशन को जो है लिखना है। धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षण को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। इसमें जो है आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कार्बन लिख लिया, है ना, कार्बन में आपने मान लीजिए कि आपने ग्रेफाइट लिख लिया, है ना, या फिर कोयला आपने लिख लिया, तो चिन्ह क्या होता है? तो भाई कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं। सतह का प्रकार कैसा होगा ये आपको लिखना है। कठोरता आपको यहाँ पर बताना है, आघात वर्धता आपको बताना है, तन्यता आपको बताना है, विद्युत चालकता बताना है और ध्वनिकता बताना है आपको, है ना। ऐसे आपको यहाँ पर सल्फर के लिए बताना है ना। यहाँ पर आप तत्व लेंगे सल्फर लेंगे, उसका सिंबल आप लिखेंगे और ये सारे कॉलम जो है आप यहाँ पर भरेंगे। तो आप जैसे मान लो कि कोयला आप लेते हो तो कोयला और ग्रेफाइट के दोनों कार्बन के अपरूप माने जाएंगे। तो कार्बन का हम लोगों ने यहाँ पर सिंबल लिख दिया। अगर हम कोयला का देखें तो इसका सतह, जो इसकी सतह होती है खुरदरी होती है। कठोरता की अगर बात करें तो ज्यादा कठोर नहीं होते हैं कोयला, भाई बहुत ही नरम होते हैं। नरम का मतलब ये मत समझना कि भाई छुएंगे तो पिचकने लगेंगे, सॉफ्ट होते हैं। हल्का सा प्रहार करोगे तो वो जो कोयला है वो टूट जाएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं धातु से, लोहा है, एल्यूमिनियम है ना, कॉपर है, भाई उसको बहुत जोर से पीटना पड़ेगा। कोयले को अगर आप मान लो कि हल्का प्रहार करते हो कोयले के ऊपर तो वो टूट जाएगा कोयला। ना तो ये आघातवर्ध है, ना तन्य है, ना ही विद्युत के चालक है और ना ही पीटने पर टन की आवाज जो है आने वाली है। ना ही कोयले से विद्युत का चालन होगा, ना ही खींच करके कोयला को तार बना पाओगे आप, ना ही पीट करके पतली चादर बना पाओगे कोयला को। अगर हम ग्रेफाइट लेते हैं मान लीजिए, तो ग्रेफाइट की जो सतह होती है वो चिकनी होती है ना, चिकनी चमकदार, जैसे ये ग्रेफाइट है ना। ये भी क्या होते हैं कि नरम ही होते हैं, ज्यादा कठोर नहीं होते हैं धातु से। अगर हम कंपेयर करें तो धातु बहुत ही कठोर होते हैं। इसको हम पीट करके पतली चादर नहीं बना सकते हैं ग्रेफाइट को, ना ही खींच करके तार बना सकते हैं, लेकिन इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ग्रेफाइट से होकर के। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। और ना ही पीटने पर टन की आवाज आने वाली है। सल्फर की बात करते हैं तो ये सल्फर है भाई, चमकीला होता है। अगर हम इसकी सतह की बात करें तो चमकीली है। भंगुर है ये, ना तो हम पीट करके पतली चादर बना सकते हैं, ना ही खींच करके तार बना सकते हैं और ना ही इससे विद्युत धारा का चालन होगा और ना ही पीटने पर टन की आवाज आने वाली है। आयोडीन की अगर बात करते हैं तो सिंबल आई होता है, सल्फर का एस होता है। सतह जो है चमकदार होती है। अच्छा, आयोडीन के पास धातु जैसी चमक होती है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चमक जो है यूजुअली धातु के पास होती है, लेकिन आयोडीन एक अधातु है जिसमें धातु जैसी चमक होती है। ये भी भंगुर है,
कठोर नहीं है, ना तो खींच करके तार बना सकते हैं, ना तो पीट करके चादर बना सकते हैं, ना ही खींच करके तार बना सकते हैं। विद्युत के ये कुछ चालक होते हैं ना, यानी कि विद्युत चालकता इनकी नहीं होती है, विद्युत धारा अपने शॉकर के पास नहीं होने देगा और ना ही पीटने पर टन टन की आवाज आने वाली है। तो यही सारे ऑब्जर्वेशंस जो है आपको यहाँ पर फिल करने थे एक्टिविटी को करते हुए। अब देखो टेबल 3.1 में लिखे परीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए देख लो आप यहाँ पर, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी आप बोल सकते हो जो धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद है मरकरी। मरकरी जिसका इस्तेमाल जो है मरकरी थर्मामीटर में किया जाता है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी धातु पाई जाती है। अच्छा, धातुओं का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन यहां भी अपवाद है। यहां पर अपवाद क्या है? गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि अगर आप गैलियम या फिर सीजियम को हथेली पर डालेंगे तो आपके हथेली के ताप से, आपके बॉडी के टेम्परेचर से ये गैलियम और सीजियम धातु ये दोनों जो है पिघलने लगेगी। समझे आप? तो धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। धातु का गलनांक उच्च होता है, लेकिन अपवाद है गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक कम होता है, हथेली पर डालोगे तो हथेली के ताप से पिघलने लगेंगे। अगर हम बात करते हैं धातु की, तो हम लोगों ने पढ़ा भाई अपने शुद्ध रूप में धातु जब होता है तो चमकदार होता है, धातु की सतह जो है चमकदार होती है, धातु की सतह जो है चमकदार होती है। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, लेकिन जो आयोडीन है ये अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कार्बन अपने प्योर फॉर्म में अलग अलग रूप में होता है, उनके कार्बन के अलग अलग रूप में जो है एटम्स के अरेंजमेंट जो है होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके कारण जैसे अगर हम हीरा की बात करते हैं तो ये कार्बन का एक रूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और कथनांक जो है बहुत अधिक होता है। अगर हम हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, लेकिन कार्बन का ही एक दूसरा रूप है जिसे हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, ये विद्युत का सुचालक है, इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो सकता है। तो कार्बन के दो फॉर्म, हीरा और ग्रेफाइट, दोनों के अलग अलग भाई गुणधर्म है ना, दोनों है कार्बन ही, हीरा भी प्योर कार्बन, ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन, लेकिन दोनों के गुणधर्म अलग अलग है, क्योंकि एटम्स के अरेंजमेंट जो है इन दोनों में अलग अलग होते हैं। एटम्स कौन से होंगे भाई? कार्बन है तो कार्बन के ही एटम्स होंगे केवल। क्षारीय धातु किसको बोलते हैं? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को हम लोग क्षारीय धातु बोलेंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम को क्षारीय धातु बोलेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि धातुएं जो होती है वो होती है कठोर, सामान्यतः धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है वो मुलायम होती है भाई, इतनी मुलायम होती है कि चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इन तीनों में से कोई आपको एक विकल्प में दिख जाएगा। यूजुअली सोडियम जो है विकल्प में दिखता है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है ये सब जो है चाकू से काटे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए धातुओं का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो हाई होता है, धातुओं का डेंसिटी हाई होता है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी बहुत ही कम है, पानी से भी कम है, ये सब पानी में तैरते हैं, ये सब जो है पानी में तैरते हैं, इन सब की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी से कम होता है, गलनांक भी इनके कम होते हैं। तो क्षारीय धातु मुलायम इतनी है कि चाकू से काट सकते हैं, घनत्व और गलनांक इनके कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब धातु और अधातु तत्व को धातु अधातु में बांटने के लिए भौतिक गुणधर्म है, लेकिन भौतिक गुणधर्म काफी नहीं है भाई। कोई तत्व है, ये धातु है या अधातु है, एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम लोग ये जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन धातु अधातु है, लेकिन केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर बताना जो है ये काफी नहीं होगा। जैसे आयोडीन के पास धातु जैसी चमक होती है, तो और भी भौतिक गुणधर्म को कंपेयर करेंगे, लेकिन और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक गुणधर्मों को भी देखेंगे। ठीक है,
रासायनिक गुणधर्मों को देखेंगे तो और भी ज्यादा स्पष्टता जो है वो सामने आएगी धातु अधातु के बीच। एक्टिविटी 3.8 देखते हैं। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। आपको मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है, मैग्नीशियम धातु है, और सल्फर चूर्ण जो है, सल्फर पाउडर जो है आपको लेनी है, सल्फर जो है अधातु है। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी को जलाना है एयर के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। मैग्नीशियम रिबन जो है श्वेत लॉ के साथ जो है वो जलता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में। तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलेगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। उसको घोल देना है पानी में, उसको पानी में घोल देना है। अब क्या करना है, जो आपने मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम का जो राख है उसको जो आपने पानी में घोल दिया, उसको जो आपने पानी में घोल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लाल लिटमस पेपर डालना है, नीला लिटमस पेपर डालना है, राइट। जब आप इसमें लाल लिटमस पेपर डालोगे, रेड लिटमस पेपर आप डालोगे, ठीक, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो ये रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा विलयन तैयार हुआ है राख को घोलने से, वो कैसा है? क्षारकीय है, राइट। क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने का काम एसिड करता है, अम्ल करता है। क्योंकि ये घोल, पूरा जो विलयन है, ये पूरा घोल जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होगा, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा भाई। रेड वाला जो है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेम काम आपको क्या करना है? सल्फर चूर्ण के साथ करना है। सल्फर के चूर्ण को दहन करना है, तो आपको सल्फर का धुआं मिलेगा, है ना, सल्फर का धुआं मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं मिलेगा, ठीक। अब इस धुआं को आपको क्या करना है? इकट्ठा कर लेना है। इसके जैसे मान लो कि हमने जलाया, धुआं जो ऊपर उठ रहा है, हमने इसके ऊपर एक परख नली डाल दिया। अब क्या करना है? इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। फिर से क्या मिलेगा? आपको एक घोल मिलेगा, फिर से आपको एक घोल मिलेगा। भाई जल में आपने घोल रखा है सल्फर डाइऑक्साइड को, फिर से आपको एक घोल मिलेगा। वापस से आपको उस घोल में क्या करना है? एक बार रेड लिटमस पेपर डालना है, एक बार ब्लू लिटमस डालना है। इस बार क्या होगा? जब ब्लू लिटमस पेपर आप डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काम कौन करता है? एसिड करता है। यानी इस बार जो घोल आपको मिला वो कैसा है? अम्लीय है। पिछली बार आपको क्या मिला था? क्षारकीय घोल मिला था, इस बार क्या मिला? अम्लीय मिला। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? क्या आप इन अभिक्रियाओं का समीकरण जो है, जो यहाँ पर अभिक्रिया हुई है, क्या आप इसको लिख सकते हैं? आगे मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम को आपने जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम को आपने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फिर आपने क्या कर दिया कि इसको घोल दिया जल में, है ना, जल में घोल दिया तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो जो आपको घोल यहाँ पर मिला वो वास्तव में क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो कि क्षारकीय है, राइट। ऐसे ही सल्फर को आपने जो ऑक्सीजन में जलाया, सल्फर को जो आपने ऑक्सीजन में जलाया तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिला। और जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड को घोल दिया जल में तो यहां से आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, राइट। तो क्या हो गया कि अम्लीय हो गया। अब देखो, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, राइट। अधिकांश अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधिकांश अधातु ऑक्साइड जो है, ध्यान से पढ़िए, अधातु ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है? अधातु है और इसका ऑक्साइड है। तो अधातु का ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाएगा, जबकि धातु का ऑक्साइड घुल करके जल में क्षार बनाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं आपके अम्लीय होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धातु का अगर ऑक्साइड है तो जल में घुल करके वो क्षार बना देगा, अधातु का ऑक्साइड है तो जल में घुल करके वो अम्ल बना देगा। जैसे मैग्नीशियम धातु है, इसका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जलाने पर जल में घोला तो ये एक क्षार बन गया ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं कि क्षार है, राइट। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और भी अधिक जानकारी हमें धातु के ऑक्साइड के बारे में जानकारी मिलेगी।
वैसे कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, तो सल्फ्यूरस एसिड जो है H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। अगर मान लो ये ऑप्शन में है H2SO3 है तो आप इसको टिक मारना, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर सवाल कभी ऐसा आ गया कि सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या बनता है, अगर सल्फ्यूरस एसिड है तो आप इसको टिक मारेंगे, पहले प्रायोरिटी पे ये होगा। अगर नहीं है वैसे केस में आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड टिक मार सकते हो। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरस एसिड की तुलना में। अब कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ध्यान दीजिएगा, धातु आपको बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव है। धातु के लिए तो ब्रोमीन है, लेकिन धातु आपसे पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सोडियम है। इसके अलावा पोटेशियम भी आप लिख सकते हो, लिथियम भी लिख सकते हो। ऊष्मा की कुचालक होती है, धातु ऊष्मा की, अच्छा कुचालक, फिर देखो यहाँ पर कुचालक लिखा हुआ है। धातु ऊष्मा की अच्छी चालक हो सकती है, खराब चालक हो सकती है। तो यहाँ पर कुचालक का मतलब आपको क्या लेकर के चलना है, खराब चालक। ठीक है, आपको यहाँ पर खराब चालक जो है लेकर के चलना है। तो आप यहाँ पर मरकरी लिख सकते हो और यहाँ पर आप लेड लिख सकते हो। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, इसके लिए मैंने आपसे कहा सिल्वर, राइट। आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताएं। तो आघात वर्ध का मतलब होता है धातु को पीट करके पतली चादर का रूप दे सकते हो, और तन्य का मतलब होता है धातु को खींच करके तार बनाया जा सकता है। अब हम लोग रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के पास जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। बोला है कि ये सारी एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, ये 4 एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। और इस एक्टिविटी में आपको ये सारी धातुओं की आवश्यकता जो है पड़ने वाली है, तो आप इन सारे को इकट्ठा कर लीजिए। ये कहा गया है आपसे, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है और सोडियम है। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, पहला गुणधर्म, जब धातु को वायु में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है। जब वायु को हम लोग, माफ करिएगा, जब धातु को हम लोग ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या होगा, पहला गुणधर्म। एक्टिविटी 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं तो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ वो मैग्नीशियम रिबन जलता है और आपको एक पाउडर मिलता है व्हाइट कलर का, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? बिल्कुल। आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। सावधानी के साथ, निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। ये सारे जो आपने नमूने ले रखे हैं, बारी बारी से क्या करना है, इन सारे का क्या करना है, दहन करना है। इन सारे का दहन करना है। सारी धातुओं के साथ जो है यही काम करने, इन सारे नमूनों के साथ जो है, इन सारे धातुओं के साथ जो है ये काम करना है। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। जैसे मैग्नीशियम को आपने जलाया तो मैग्नीशियम पाउडर मिलेगा, उसको आप अलग रख दीजिए। आपने सोडियम को जलाया, सोडियम है क्या यहाँ पर, है, सोडियम को जलाया तो सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, इसको आप अलग रख दीजिए। मैग्नीशियम जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, आयरन जलाओगे तो आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड और बेरिलियम का ऑक्साइड, ये सारे जो ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे। जलाएंगे तो क्या मिलेगा, धातु को, वैसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फिर भी यहाँ पर देख लो, जब आप मेटल को जलाते हो, ऑक्सीजन में दहन करवाते हो, तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। तो आपसे कहा गया कि जो उत्पन्न पदार्थ है उसको इकट्ठा कीजिए, मतलब सारे धातुओं को जो आप दहन कर रहे हो, सारे धातुओं का जो आप दहन कर रहे हो, उसका जो ऑक्साइड मिलेगा उसको आप क्या कर लीजिए, एकत्र कर लीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। कहा गया है कि धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए और उत्पाद जो है उसको भी ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये चेक करना है, ठीक। तो आप पाएंगे सोडियम का दहन जो है सबसे फास्ट होता है, उसके बाद मैग्नीशियम का। वैसे सब लोग नहीं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आगे आपको मिलने वाला है, तो हम लोग केवल पढ़ लेते हैं इसको। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? अलग अलग धातु
अलग अलग रंग के ज्वाला के साथ जो है वो जल सकती है, कुछ में कॉमन भी जो है ज्वाला का रंग जो है हो सकता है। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? जो आपके ऑक्साइड्स मिले हैं उन सारे को जल में घोलिए, देखिए कि क्या जो ऑक्साइड्स हैं वो जल में घुलनशील है। तो कुछ के घुलनशील मिलेंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे, ठीक। और कौन सी धातु कितनी तेजी के साथ जलती है, अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ, उसके आधार पर जो है अभिक्रियाशीलता जो है आपको बतानी है धातुओं के केस में। तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो सोडियम के बारे में पता चलेगा आपको, उसके बाद मैग्नीशियम के बारे में पता चलेगा, जो भी यहाँ पर नमूने दिए गए हैं इनमें। देखो यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो कहा गया है कि भाई ज्वाला का रंग क्या था जब धातु का दहन हो रहा है। तो जैसे एल्यूमिनियम को आप जलाएंगे, ठीक है, और मैग्नीशियम को आप जलाएंगे तो ये चमकीले सफेद ज्वाला के साथ जलेंगे। जैसे अगर आप जिंक को जलाते हो तो हल्की नीली ज्वाला के साथ जो है ये जिंक धातु जलने वाली है। लेड को जलाते हो तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली है ना। आयरन को जलाते हो तो गोल्डन स्पार्क, आयरन चूर्ण को आप अगर जलाओगे तो गोल्डन स्पार्क जो है मिलने वाला है। तो ये कलर है, इसके ऊपर ये फ्लेम के कलर्स जो है दिए गए हैं अलग अलग धातु के, इसमें यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। अब ये जो आप पढ़ने वाले हो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सोडियम को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम का ऑक्साइड मिलेगा। संगत धातु के ऑक्साइड मतलब क्या? जिस धातु को जला रहे हो उसका ऑक्साइड आपको मिलेगा। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि धातु को आपने जलाया ऑक्सीजन में, धातु का दहन आपने किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर वायु में, तो धातु का ऑक्साइड मिलेगा आपको। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा था, है ना, यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर आपने पोटेशियम को जलाया तो आपको यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्साइड मिलेगा। अगर आपने मैग्नीशियम को जलाया है तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम का जलाया तो कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा, है ना। एल्यूमिनियम को अगर आपने जलाया तो आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा। तो जिस धातु को जलाओगे उसका ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। तो धातु को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर या फिर वायु में जलाने पर धातु का, उस धातु का जिसको आप जला रहे हो उसका ऑक्साइड आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। भाई ये जो ऑक्साइड्स हैं हो सकते हैं भाई अलग अलग कलर के हो। जैसे कॉपर का जो ऑक्साइड होता है, कॉपर को अगर आप वायु में जलाते हो तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, ये काले रंग का होता है। तो मान लीजिए अगर आपने कॉपर ले रखा है, कॉपर का मान लो ये तार है, अगर आप इसको जलाते हो तो इसके ऊपर जो है आप देखेंगे जो कॉपर है ना ये काले रंग का हो जाएगा। काले रंग का क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस कॉपर के ऊपर कॉपर के ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है। जो किस रंग का ऑक्साइड होता है तो काले रंग का होता है, ठीक है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्यूमिनियम का अगर आप दहन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर वायु में तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा आपको। अध्याय 2 में यानी कि अम्ल क्षारक लवण में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। अगर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, आपने याद करो क्या पढ़ा था? धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु लवण बनता है, पढ़ा था ना आपने। तो यही चीज आपसे कहा गया है कि अगर कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के बारे में यहां पर बात की गई है। धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है? तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई? क्षार के प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा, तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, यहां पर CuCl2 बन जाएगा। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। यानी ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे हैं? बेसिक नेचर के हैं। ये कैसे हैं? बेसिक नेचर के हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो कि आपने जिंक को जलाया तो यहां भी क्या होगा? जिंक का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, है ना, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। बट
जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जो जिंक का ऑक्साइड है, यानी ये और ये जो है ये एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अम्लीय भी है और क्षारकीय भी है। ये अम्लीय भी है और क्षारकीय भी है। यानी अगर आप इस ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हो तो ये क्षार जैसे बिहेव करते हैं, क्षारक जैसे बिहेव करते हैं। अगर आप इसकी अभिक्रिया किसी क्षारक से करवाते हो तो ये अम्ल जैसे बिहेव करते हैं। इसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। केवल ये दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। होने क्या चाहिए थे? क्षारकीय होने चाहिए थे, क्योंकि धातु के ऑक्साइड, लेकिन होते क्या है? उभयधर्मी होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है आपसे पूछा जाएगा तो Al2O3 और जिंक ऑक्साइड आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां पर देखो एग्जांपल आपको दिया गया है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, अभिक्रिया किससे करवाया गया? अम्ल से करवाया गया। तो यहां पर AlCl3 बना, ये लवण है और यहां पर जल बन गया। अब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो अब भी देखो यहां पर लवण और जल बनेगा, अभी लवण और जल बनेगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सोडियम एल्यूमिनेट है, NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया से बना है। तो इस वाले केस में अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया तो भी लवण और जल बन गया, इस वाले केस में क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया तो भी लवण और जल बन गया। इस प्रकार जो ये Al2O3 है, यानी इस वाले केस में ये क्षार के जैसा बिहेव कर रहा है, इस वाले केस में ये अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये वो ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के जैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना। अम्लीय प्रकृति के भी है, क्षारीय प्रकृति के भी हैं, इसीलिए ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। तो ये दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब देखो अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में अघुलनशील हैं। ज्यादातर जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुल सकते हैं और जो घुल जाएंगे वो क्षार प्रदान करेंगे, अल्कली बनाएंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, है ना। सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम का जो ऑक्साइड है, ये जो पोटेशियम का ऑक्साइड है, ये वो ऑक्साइड है जो जल में घुल जाते हैं, है ना। जैसे मैंने यहां पर सोडियम ले लिया, इसको जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O। अगर हम इसको जल में घोलते हैं, तो यहां पर सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यही चीज आपसे यहां पर कहा गया है कि सोडियम का जो ऑक्साइड है, पोटेशियम का जो ऑक्साइड है, जल में घुलने के बाद ये क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं, है ना। ये क्षार है, यानी ये वो क्षारक है जो जल में घुल जाते हैं और ये दोनों प्रबल क्षार है, ऐसे ही कैल्शियम को अगर हम जलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और जल में घोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये भी क्या है? क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड भी जल में घुलनशील है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम जल में घोलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उतने घुलनशील नहीं है जल में जितने कि ये सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है लेकिन कम, है ना। ये सारे जो है हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे? अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन कुछ घुलनशील जो होते हैं वो क्षार बनाते हैं जल में घुल करके। एक्टिविटी 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है ना। अलग अलग धातुओं को अगर आप जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो अलग अलग रेट से जो है वो धातुएं जलती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। अच्छा, अलग अलग रेट से अगर जल रही है धातुएं, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग दर से ऑक्सीजन के साथ धातु जो है अभिक्रिया कर रही है।
देखो पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। एग्जाम में पूछा जाता है, सोडियम को अगर आप खुला छोड़ दो, पोटेशियम को अगर आप खुला छोड़ दो, तो ये ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि इनमें आग पकड़ लेती है। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। आपसे पूछा जाता है किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम भी आप यहां पर दे सकते हो। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। सामान्य ताप पर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप ज्यादा दहन नहीं कर रहे हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम ले रखा है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर इसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। देखो एल्यूमिनियम है खुले में, ये एल्यूमिनियम है मान लीजिए खुले में, एयर में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद इसके ऊपर जो है एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है Al2O3 उसकी परत चढ़ जाएगी। एक बार इसके ऊपर अगर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की परत चढ़ गई तो अब ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो उसकी ऑक्साइड की परत चढ़ी है वो है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये एल्यूमिनियम है, ये प्योर एल्यूमिनियम है, इसको रखा जाता है एयर में, तो इसके ऊपर जो है ऑक्साइड की परत चढ़ गई, चारों तरफ जो है ऐसे मान लो कि ऑक्साइड की परत चढ़ गई। अब जो ये एयर में है इसके चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, तो अब इस एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड की परत है, ना कि एल्यूमिनियम है। तो होता क्या है कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। पुनः ऑक्सीकरण से, जो आप धातु को जला रहे हो ऑक्सीजन में, जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। सारे में देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, पोटेशियम ऑक्सीजन जुड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जुड़ गया, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले प्योर एल्यूमिनियम यानी कि प्योर ये सारे धातु थे, डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो उनका ऑक्सीडेशन हुआ और उनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ गई। अब एक बार ऑक्साइड की परत चढ़ गई तो अब डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है मेटल के कांटेक्ट में, धातु के कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की परत चढ़ी उसके कांटेक्ट में है। तो वापस से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो धातु है वो तो कांटेक्ट में है ही नहीं ऑक्सीजन के, इसकी ऑक्साइड है। समझे आप? तो ऑक्साइड की जो पतली परत चढ़ती है, पुनः एक बार ऑक्सीडेशन हो चुका है, पुनः ऑक्सीडेशन से जो है सुरक्षित रखती है जो ऑक्साइड की परत चढ़ती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है। अगर आप लोहा को गर्म करते हो तो उसका दहन नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए लोहा का आपने चूर्ण लिया हुआ है तो उसको अगर आप जलाएंगे तो तेजी के साथ जो है वो चूर्ण जलता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर को अगर आप जलाओगे तो कॉपर नहीं जलने वाला है, लेकिन वो काला पड़ जाएगा। काला क्यों पड़ गया, क्योंकि कॉपर के ऊपर जो है कॉपर की ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है जो कि काले रंग की होती है भाई। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है वो काले रंग का होता है। तो अगर कॉपर के ऊपर जो है काले रंग की परत चढ़ गई है, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी परत चढ़ गई है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अलग अलग धातु की जो दर है अभिक्रिया करने की ऑक्सीजन के साथ वो अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि पूरा एक सीक्वेंस लिख सकते हैं कि कौन अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है ऑक्सीजन से अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं उसके संदर्भ में, है ना, उसके रिस्पेक्ट में। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडीकरण। देखो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। आपने क्या पढ़ा यहां पर कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी तो वापस से उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो सेम चीज है यहां पर, एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है, बता चुका हूं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। एक बार ऑक्साइड की परत चढ़ गई तो वापस इसका संक्षारण नहीं होगा। देखो ऑक्साइड की परत चढ़ी, एल्यूमिनियम का संक्षारण हो चुका है, लेकिन वापस से संक्षारण नहीं होगा, रुक जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के कांटेक्ट में है।
इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। अगर एल्यूमिनियम है तो इसके ऊपर पतली परत चढ़ेगी ऑक्साइड की। हम क्या करेंगे, इस परत को अधिक मोटा कर देंगे। इसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को अपनाते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस को अपनाते हैं, ताकि संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सके एल्यूमिनियम को। तो एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। भाई, जिस हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, हम चाहते हैं उसको संक्षारण से बचाना, हम उसका एनोडाइजिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसी एल्यूमिनियम का एनोड बनाएंगे। उसी एल्यूमिनियम का क्या करेंगे कि एनोड बनाएंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करेंगे। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन होगा ना, तो ऑक्सीजन जो है यहां पर मुक्त होगी। ऑक्सीजन मुक्त होगी, ये ऑक्सीजन कहां जाने वाली है, इस एनोड के पास जाने वाली है, जो किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है ना, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाना चाहते हैं। तो ये ऑक्सीजन जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो इसके ऊपर, इस एल्यूमिनियम के ऊपर जो है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की मोटी परत जो है वो चढ़ जाएगी। तो हो गया, इसी को एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस, एनोड पर उत्सर्जित, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के। तो एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। हम क्या करेंगे, ये एल्यूमिनियम है ना, एनोडाइजिंग प्रोसेस से इसके ऊपर जो है हम लोगों ने एक परत चढ़ा दी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत को क्या करेंगे, जिस भी रंग से रंगने का दिल करे उसको रंग करके उसको हम क्या कर सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, है ना। एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। अब इसका पुनः संक्षारण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ही मोटी परत चढ़ा दी है एल्यूमिनियम के ऊपर। प्योर एल्यूमिनियम हमारा यहाँ है और ये जो ऊपर में परत चढ़ी है वो किसकी है, Al2O3 है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, ठीक है। अब एयर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में ये परत आएगी, ना कि ये एल्यूमिनियम। एक्टिविटी 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। एक्टिविटी 3.9 कौन सी है भाई, ये वाली, ठीक है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम सबसे तेजी के साथ जो है जलता है। आपने पढ़ा सोडियम में और पोटेशियम भाई इतने अभिक्रियाशील है कि एयर में अगर आप उसको खुला छोड़ दो तो उसमें आग पकड़ लेती है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, यानी सोडियम जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम जो है कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन के साथ कौन तेजी के साथ अभिक्रिया, इन सारी धातुओं में, है ना, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, लेड है, इन सारे धातुओं के बारे में हमें पता नहीं चलता अच्छे से कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी धातु इनमें से जो है वो तेजी से अभिक्रिया कर रही है या कौन नहीं कर रही है। तो इसके अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। ऑक्सीजन में दहन करने से इन सारे धातुओं की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता कि कौन किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन किससे कम अभिक्रियाशील है। तो हम लोग दूसरा तरकीब अपनाएंगे, है ना, अभिक्रियाशीलता पता करने के लिए। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, सोडियम मैग्नीशियम के बारे में आपसे कह दिया गया है कि भाई सोडियम जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम की तुलना में। कैसे पता चला, ऑक्सीजन में दहन करवा करके। ऑक्सीजन में दहन करवा करके इन सारे धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में हम लोग पता नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे इनकी अभिक्रियाशीलता जानने के लिए। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। अब हम लोग धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाने वाले हैं। हम लोग ठंडा जल से भी देखेंगे, गर्म जल से भी देखेंगे और भाप के साथ भी देखेंगे। एक्टिविटी 3.10 में देखते हैं कि क्या है। सावधानी बरतनी है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। एक्टिविटी 3.9 की तरह समान धातु के नमूने एकत्र कीजिए। जो एक्टिविटी 3.9 में आपको धातु दी गई थी उन्हीं सारे धातुओं को लेनी है। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग करके डालिए। आपको क्या करना है कि कई सारे बीकर ले लेने हैं और सब में क्या करना है आपको कि ठंडा जल लेना है और उन सारे धातुओं को डालने हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, लेड है, इन सारे धातुओं को, मान लो कि इसमें आपने सोडियम डाल दिया, इसमें मैग्नीशियम डाल दिया, इसमें आपने आयरन डाल दिया, इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया, ऐसे आपको करने हैं। कई सारे बीकर लेने हैं, सारे में ठंडे जल लेने हैं और सब में एक एक नमूना डाल देना है अलग अलग धातु का।
कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? अब देखेंगे, अभी मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, सब आएगा अभी आगे, ठीक है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? तो सोडियम करेगी। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? तो जो भी नमूना आपको दिया गया था ना, उसमें मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम जो है जल में तैरेगा, लेकिन मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ करता है। कहा जा रहा है आपसे, जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल के साथ आधे भरे हुए हैं, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं की। मान लो कि हमने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम को ठंडे जल में डाला, देखा अभिक्रिया नहीं हुई है। हम क्या करेंगे, अब इस एल्यूमिनियम को गर्म जल में डालेंगे और देखेंगे कि अभिक्रिया होती है या नहीं होती है। अब जो धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उसके साथ क्या करेंगे, भाप के साथ उसकी अभिक्रिया करवाएंगे। ठंडे जल के साथ देखेंगे कौन सी धातु अभिक्रिया कर रही है, जो ठंडे जल के साथ नहीं कर रही है। गर्म जल के साथ देखेंगे, जो गर्म जल के साथ भी नहीं कर रही है उससे हम लोग भाप के साथ ट्राई मारेंगे, ठीक। जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर देती है वो गर्म के साथ भी करेगी और भाप के साथ भी करेगी। जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, हो सकता है कि वो गर्म जल के साथ कर ले, हो सकता है कि वो भाप के साथ कर ले, राइट। कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ध्यान से सुनते चलिए। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं जो होती है वो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जब आप धातु की अभिक्रिया करवाते हो जल के साथ तो धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु ऑक्साइड अगर जल में घुलनशील है तो आपको धातु का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक। जैसे मैग्नीशियम एग्जांपल के तौर पर है ना, या फिर यहां पर दिया ही हुआ है, देख लो आप। मैग्नीशियम है, जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर आप जल में घोलोगे, या फिर ये बोल दो आप कि मैग्नीशियम को जो आपने गर्म जल में डाला हुआ है वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और साथ साथ जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपको बनता हुआ दिखेगा। तो यहां पर डायरेक्ट आपको दिया गया है। खैर अभी आते हैं, यहां पर देखते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, ठीक। जल के साथ धातु अभिक्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगर धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो घुल करके जो है आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, सारी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अच्छा, जो धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी वो कम अभिक्रियाशील होगी और जो करेगी वो अधिक अभिक्रियाशील होगी। जल में भी क्या होता है कि कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ और भाप के साथ, तीनों के साथ। कुछ केवल गर्म जल के साथ और भाप के साथ, और कुछ केवल भाप के साथ, और कुछ तो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। सब आपको ध्यान में रखना है। देखो आप यहाँ पर पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया भाई तेज होती है और ऊष्माक्षेपी होती है। इतनी ऊष्मा जो है यहाँ पर मुक्त होती है कि जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना वो जल उठती है, जिसके कारण पोटेशियम और सोडियम में जो है आग पकड़ लेती है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम में जो है आग पकड़ लेती है, याद रखेंगे आप। पोटेशियम और सोडियम जो है इतने अभिक्रियाशील हैं कि जल के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं, बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा के उत्पन्न होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो जल उठती है, जिसके कारण पोटेशियम और सोडियम में आग पकड़ लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम और सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक। देखो क्या होता है, पोटेशियम को आपने डाला ठंडे जल में, है ना, ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया ये दोनों धातु कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई, पहले ऑक्साइड बना होगा और इनके ऑक्साइड हम लोगों ने देख लिया होगा कि जल में घुलनशील होते हैं, तो ये क्षार बना देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाया गया है कि भाई पोटेशियम को डाला गया जल में, ठंडे जल में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर मुक्त होगी, ठीक। और यहाँ पर देखो इतनी ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है कि इस हाइड्रोजन गैस में आग जो है, हाइड्रोजन गैस जो है जल उठती है, जिसके कारण पोटेशियम में आग पकड़ लेती है, ठीक। सोडियम के साथ भी वही चीज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और यहाँ पर जो है
ऊष्मा उत्पन्न होने वाली है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो हम कैल्शियम की बात करते हैं। जब हम कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन अब इसकी अभिक्रिया जो है उतनी तीव्र नहीं होती है जितनी कि सोडियम और पोटेशियम के केस में होती है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उतनी नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस जल उठते है ना, उतनी ऊष्मा जो है उत्पन्न नहीं होती है। तो हाइड्रोजन को जलाने के लिए ये ऊष्मा पर्याप्त नहीं है, तो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं। हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं और हाइड्रोजन के बबल्स बनने के कारण ये कैल्शियम जो है ठंडे जल में तैरने लगता है। तो यहाँ पर कैल्शियम को जल में डाला गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई और ऊष्मा जो है यहाँ पर मुक्त होती है, लेकिन उतनी मुक्त नहीं होती है कि हाइड्रोजन जो है जल उठे। तो आप क्या याद रखेंगे, ये तीन जो धातुएं हैं ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है बाय डिफॉल्ट आप याद रखेंगे कि गर्म जल के साथ भी करेगी और भाप के साथ भी करेगी। बस इस दोनों के केस में जो है आग जो है पकड़ लेती है और इस वाले केस में आग जो है वो नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम के केस में तो आग पकड़ लेती है, कैल्शियम के केस में जो है हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं जो कैल्शियम धातु की सतह से आकर के चिपक जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम जो है वो तैरना प्रारंभ कर देता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, है ना। देखो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, और हमने देखा कि कैल्शियम के साथ जो है जल के साथ अभिक्रिया जो है वो उतनी तीव्र नहीं होती है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये सब जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो गर्म जल के साथ भी करेंगे और ठंडे जल के साथ भी भाप के साथ भी करेंगे। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगर मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम इन सब से भाई नीचे है अभिक्रियाशीलता के मामले में। ठीक, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, गर्म जल के साथ करेगा। गर्म जल के साथ करेगा मीन्स भाप के साथ भी करेगा। ठीक, तो मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न जो है वहां पर होगी, और यहां भी जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, ये भी जो है मैग्नीशियम गर्म जल में तैरना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम है, आपने लिया है गर्म जल, आपने गर्म जल लिया है तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये हाइड्रोजन के बबल्स जो बनते हैं मैग्नीशियम के धातु के साथ सरफेस पे आकर के चिपक जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम जो है गर्म जल में तैरना चालू कर देता है। क्योंकि मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सबसे मैग्नीशियम जो है कम अभिक्रियाशील है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम आयरन जिंक की। एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो धातु है ना तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना ही ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो है, ये जो एल्यूमिनियम आयरन जिंक है, ये तीनों इन चारों से कम अभिक्रियाशील है। क्योंकि मैग्नीशियम तो गर्म जल के साथ भाप के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन ये तीनों तो केवल स्टीम के साथ, केवल और केवल भाप के साथ अभिक्रिया जो है करने वाली है, ठंडे जल के साथ गर्म जल के साथ नहीं करती है। इसीलिए ये तीन जो है इन चारों की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। यहां पर आपको दिखाया गया। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना कि ये सारे जो धातु हैं जब भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। धातु के क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारे के केस में क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इन सब के केस में क्या बनेगा, केवल ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि इनके ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहां पर लिखा ना धातु ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जल में घुलनशील है तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन इन सारे की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, देखो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, यानी कि भाप के रूप में है जल, तो ऑक्साइड बनेगा, केवल ऑक्साइड बनेगा। क्योंकि ये सारे ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है तो केवल ऑक्साइड के फॉर्म में हम इसको दिखाएंगे, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर मुक्त होगी। अब देखो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, लेड है,
कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। यानी अगर हम जल को देखें और अभिक्रियाशीलता को देखें तो ये सारे जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है इन सब के तुलना में, क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो जल के साथ जो अभिक्रिया आपने पढ़ा, छाप लो दिमाग में आप, बहुत सवाल आते हैं। एक्टिविटी 3.11 देखते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के अलावा बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वो ठंडे जल के साथ जो है तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं, हम लोगों ने देख लिया है। अब कहा जा रहा है नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परखनलियों में डालिए। सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सारे जो नमूने आपने लिए हैं उन सारे को क्या करना है, अलग अलग परखनली में जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और उसमें डालना है। थर्मामीटर को परखनलियों में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए, है ना। परखनली में ऐसे डाल देना है और बल्ब जो है अम्ल में डूब जाए ताकि टेम्परेचर को अच्छे से नोट किया जा सके। बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया है? तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे आपने जल के केस में ये ऑर्डर बनाया था, वैसे ही अम्ल के केस में ऑर्डर बनाना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग पढ़े हैं ना। धातु है और हम लोग क्या करते हैं कि डाइल्यूट एसिड लेते हैं, अम्ल लेते हैं, तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट बनता है। जो भी आप धातु लेंगे उसका जो है लवण मिल जाएगा आपको और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जैसे आपने मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया करवाया तो हाइड्रोजन गैस जो है इन सारे के केस में उत्पन्न होने वाली है। साथ में क्या होगा, यहाँ पर MgCl2 यहाँ पर लवण बनेगा, यहाँ पर AlCl3 बनेगा, यहाँ पर ZnCl2 बनेगा और यहाँ पर FeCl3 बनेगा। ठीक है, ये सारे जो है आपके यहाँ पर लवण जो है बनने वाले हैं। राइट, क्या लिया गया यहाँ पर? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है। अगर आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हो तो यहाँ पर सबका सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फेरस सल्फेट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। अगर आप जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, वैसे केस में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। लेकिन अगर आप नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ये नाइट्रिक एसिड है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ये जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक की खासियत क्या है? ऑक्सीजन को देना। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ये HNO3 जो है अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को थमा देता है और जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास आता है वो जल में बदल जाता है। तो हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई दिखाई नहीं पड़ती है, जल में जल बनता है वहां पर। ठीक है, अगर हम अम्ल के रूप में नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित हुई नहीं दिखती है, हमें वहां पर जल बनता हुआ दिखता है। और क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? तो ये जो HNO3 है, ये जो HNO3 है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, या फिर हो सकता है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस हो जाए, है ना। ये नाइट्रस एसिड है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यानी ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है इनमें से किसी ऑक्साइड में खुद रिड्यूस हो जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है उसको जल में बदल देगा ऑक्सीकृत करके। ठीक, ये आपको समझ में आया यहां तक? अब देखो, कहा जा रहा है कि अगर आप मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज धातु लेते हैं, धातु के रूप में अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं या फिर मैग्नीज लेते हैं और आप नाइट्रिक एसिड तो लोगे लेकिन आप अति तनु लोगे, यानी पानी ज्यादा होगा, नाइट्रिक एसिड कम होगा। दो बातें हैं,
अगर आपने धातु के रूप में मैग्नीशियम ले लिया है या फिर आपने मैंगनीज ले लिया है और आपने अम्ल जो है HNO3 ही लिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड ही लिया हुआ है, लेकिन आपने क्या लिया हुआ है, अति तनु लिया हुआ है, सांद्र नहीं, तनु भी नहीं, अति तनु लिया हुआ है, यानी पानी बहुत ज्यादा है, अम्ल बहुत कम है। वैसे केस में आपको हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती हुई दिखाई पड़ेगी। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, तो जला करके हम चेक कर सकते हैं। समझ में आया आपको? आपको याद ये रखना है कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, राइट। अगर आप अम्ल के रूप में जो है नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, जल बनता है। कारण क्या है? नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके जल बना देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है इनमें से किसी एक ऑक्साइड में। लेकिन अगर आप अति तनु नाइट्रिक एसिड लेते हो और धातु के रूप में आप मैग्नीशियम लेते हो और या फिर मैंगनीज लेते हो, वैसे केस में आपको हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये जो है अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्टिविटी 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। देखो, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आपसे कहा गया है कि जो आप अलग अलग प्रकनली में तनु HCl लेंगे और आप ये सारे धातु के जो टुकड़े होंगे आप डालेंगे, तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम के केस में जो है सबसे तेजी के साथ जो है हाइड्रोजन के बबल्स हमें बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी, ठीक। कॉपर के केस में कहा गया है कि इनमें बुलबुला नहीं बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक। यानी धातु और तनु अम्ल के बीच में जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी उस केस में आपको दिखाई पड़ेगी जिसमें सबसे तेजी के साथ बुलबुले बनते हैं। तो अगर हम इन सारे धातुओं को लेते हैं तो मैग्नीशियम के केस में सबसे तेजी के साथ बुलबुले बनते हैं। कॉपर के केस में बुलबुला बनता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब कॉपर जो है अभिक्रिया नहीं करता है तनु HCl के साथ, राइट। एक्वा रेजिया के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। एक्वा रेजिया को हम लोग हिंदी में जो है अम्लराज भी बोलते हैं, है ना। इसे हम रॉयल जल भी बोलते हैं। देखिए, अगर आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तनु नहीं है, सांद्र, यानी पानी बहुत कम है। सांद्र का मतलब क्या हुआ? पानी बहुत कम है, अम्ल ज्यादा है। पानी बहुत कम है, अम्ल जो है वो ज्यादा है। अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl ले लिया है और उसमें आपने गोल्ड डाल दिया है, सोना डाल दिया है या फिर प्लेटिनम डाल दिया है, नहीं पिघलेगा, नहीं गलेगा, ठीक है। अगर आपने सांद्र HCl ले लिया है, अगर आपने उस सांद्र HCl में सोना डाल दिया है, प्लेटिनम डाल दिया है, तो वो गलेगा नहीं, दोनों नहीं गलेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपने सांद्र नाइट्रिक एसिड भी ले लिया है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऊपर से कंसंट्रेटेड है, सांद्र है। तो अगर आप सांद्र HCl ले लो या फिर आप सांद्र HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, अगर आप उसमें गोल्ड और प्लेटिनम डालते हैं, दोनों में से कोई भी इन दोनों को गला नहीं पाएगा, है ना, गला नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर कैसे लेंगे? 3:1 के रेशियो में। अगर हम 3 ml HCl लेते हैं तो 1 ml हम लोग HNO3 लेंगे। इनका हम लोग क्या करेंगे? मिक्सचर लेंगे। और अब इस मिक्सचर में अगर हम गोल्ड और प्लेटिनम को डालते हैं तो ये गल जाते हैं, ठीक है, गल जाते हैं। इसके मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर है, इसी को हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं, इसी को हम लोग रॉयल जल बोलते हैं, इसी को हम लोग अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। तो 3:1 के रेशियो में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। दोनों में से किसी के पास जो है ये क्षमता नहीं है अकेले में
कि सोना या फिर प्लेटिनम को पिघला दे, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर हम इस रेशियो में लेते हैं, इस अनुपात में लेते हैं, तो ये जो है एक प्रबल संक्षारक जो है बनता है ना, एक प्रबल संक्षारक बनता है जिसके पास ये क्षमता है गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने की। तो ये बातें जो है आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बहुत प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। मतलब एक धातु का लवण विलयन है, उसके साथ अन्य धातु कैसे अभिक्रिया करती है। हम लोग पढ़ चुके हैं विस्थापन अभिक्रिया, वही चीज है यहाँ पर रिपीट जो है होने वाली है। विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया वाले चैप्टर में। कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर का एक स्वच्छ तार लेना है और आयरन की एक कील जो है हमें लेनी है। कॉपर के तार को परखनली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरे परखनली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। आपको क्या करना है, कॉपर का तार लेना है और आयरन की कील जो है लेनी है। इस कॉपर के तार को डालना है आयरन सल्फेट के विलयन में और इस आयरन नेल को डालना है कॉपर सल्फेट के विलयन में। 20 मिनट के बाद प्रेक्षण को रिकॉर्ड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हुआ। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। क्या आप अपने प्रेक्षण को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 तथा 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इन सब के ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। आपने तांबे का तार लिया था और लोहे की कील जो है आपने ली थी। लोहे की कील को आपने किस में डाला था, कॉपर सल्फेट के विलयन में, और तांबे के तार को किस में डाला था, आयरन सल्फेट के विलयन में। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ये आयरन की कील है इसके ऊपर जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और ये जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन है ये मलिन पड़ जाता है, यानी ये नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभिक्रिया हुई है। जो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कैसे पता चला आपको कि अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीला रंग है ये गायब होने लगता है और जो लोहे की कील है जो कि पहले चमक रही थी अब इसके ऊपर जो है ब्राउन कलर की परत चढ़ चुकी है जो कि कॉपर की परत है। ठीक, और ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये आयरन सल्फेट के विलयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाले केस में देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना, कुछ नहीं होगा इस वाले केस में। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है यहां पर होती है। देखते हैं, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, है ना। क्या हुआ कि आपने आयरन नेल को डाला था कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसमें आपने डाला था। अब क्या हुआ, ये जो लोहा है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसने क्या किया, ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इससे कॉपर को विस्थापित कर दिया और अपना विलयन तैयार किया। कॉपर को विस्थापित कर दिया और ये कॉपर जमा हो जाता है लोहे की कील के ऊपर। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में देखा, जल के केस में देखा, अम्ल के केस में देखा कि कुछ धातुएं ऐसी है जो इन सब के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए हम सभी धातुओं, जैसे ऑक्सीजन के केस में सिल्वर आपने देखा, गोल्ड देखा कि अत्यधिक उच्च ताप पर भी वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल के केस में भी देखा हम लोगों ने, है ना, कि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल के केस में भी आपने देखा। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। अपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। देखो, धातु बी का लवण विलयन है। अगर धातु बी जो है, धातु बी का लवण विलयन है और इस धातु बी से अगर ये धातु ए ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ये जो लवण विलयन है धातु बी का, इसमें से बी को विस्थापित कर देगा ए, क्योंकि ए ज्यादा रिएक्टिव है, धातु बी को विस्थापित कर देगा, यानी ए जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है बी की तुलना में।
एक्टिविटी 3.12 में आपके प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर और आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो यहां पर विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देती है। अब देखो ये एक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये टेबल जो है आपको रटा होना चाहिए, नींद में भी पूछे आपसे कोई तो आपको याद होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ना। जो आपने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को देखा, जल के साथ देखा, अम्ल के साथ देखा और जो आपने विस्थापन अभिक्रिया अभी देखा, इन सारे को देखते हुए ये सीरीज को बनाया गया है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देख लो ये सारे धातु जो है इस ऑर्डर में आपको याद होने चाहिए, ऐसे ऊपर से नीचे। ऊपर वाले सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे नीचे वाले जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है ना। तो घटती हुई अभिक्रियाशीलता जो है आपको दिखाई गई है। पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। गोल्ड के नीचे भी आप चाहो तो प्लेटिनम को डाल सकते हो, ठीक है, गोल्ड के नीचे भी आप चाहो तो प्लेटिनम को डाल सकते हो, ठीक। ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, ये आपको रटा होना चाहिए। यहां पर देखो ये धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है, लेकिन बीच में यहां पर अधातु भी है, एक हाइड्रोजन भी है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है ये सारे धातु, ये सारे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु हैं, ठीक। आपने पढ़ा कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब जो धातु इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वही धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करवा सकती है। आपने देखा था कि तनु HCl के साथ जब कॉपर की अभिक्रिया कराई गई थी तो बुलबुले नहीं बने थे, आपने यहां पर देखा था ना। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप सीधा याद रखेंगे कि जो धातु हाइड्रोजन से नीचे है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली है, ठीक है। जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी और वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड के केस में क्या कंडीशन है ये हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर दिया हुआ है। अब कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें आग पकड़ लेती है भाई, है ना, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, ठीक। तो देखो एल्यूमिनियम है, भाप के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मैंने आपसे कहा कि केवल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। और आयरन के साथ भी सेम चीज है। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, ऑक्साइड बनेगा लेकिन जल में घुलनशील होने के कारण हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करवाते हैं, ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होगी और यहाँ पर ऊष्मा जो है इतनी उत्पन्न होती है कि हाइड्रोजन गैस जो है जल उड़ती है, जिसके कारण इनमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए इन सब को, पोटेशियम को, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ठीक। अब देखो A, B, C एवं D चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। जैसे A को डाला गया आयरन सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। B को डाला गया आयरन सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। इसी प्रकार से सारे धातु को अलग अलग विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C, D के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे पहले आपको एक ऑर्डर जो है बनाना पड़ेगा। इसमें देखो धातु A है, आयरन सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। धातु A जो है आयरन सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ये ठीक ऐसा हो गया केस जो अभी आपने देखा था कि आयरन सल्फेट का विलयन था, इसमें हमने तांबा डाला था तो अभिक्रिया नहीं हुई, यानी कि तांबा जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन की तुलना में, है ना। तांबा जो है कम रिएक्टिव है आयरन की तुलना में। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि जो धातु A है वो आयरन से कम रिएक्टिव है।
यानी आयरन जो है अधिक क्रियाशील है ए के तुलना में, धातु ए की तुलना में, क्योंकि आयरन के साथ कोई अभिक्रिया जो है नहीं हो रही है। अच्छा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जो हम धातु ए को डालते हैं तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। मतलब ये हुआ कि धातु ए जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कॉपर से ऊपर है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में ए को डालेंगे तो ए जो है ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब यहां पर देखो, धातु बी के बारे में कहा गया है कि आयरन सल्फेट में विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। धातु बी को जब हम आयरन सल्फेट में डालते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसका मतलब ये हुआ कि धातु बी जो है आयरन से तो ऊपर है। ठीक है, आयरन से ऊपर है, यहां पर लिख लेते हैं। आयरन है, ए है, कॉपर है और बी ऊपर चला गया। जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो धातु बी है वो जिंक से तो नीचे है, तभी तो जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब सी पर बात करते हैं। आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया हो रही है। मतलब ये जो सी धातु है ये आयरन से भी नीचे है, कॉपर से भी नीचे है, जिंक से भी नीचे है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में जो है विस्थापन अभिक्रिया होती है। मतलब हम ये बोलेंगे कि सी जो है नीचे है, इन सारे से नीचे है, बट सिल्वर से ऊपर है, सिल्वर से ऊपर है। अब डी की बात करते हैं तो आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। इसका मतलब जो डी है वो सबसे नीचे है, डी सबसे नीचे। अब एक ऑर्डर जो है आपको मिल गया है, यहाँ पे एक ऑर्डर जो है आपको यहाँ पर मिल गया है। ये ऑर्डर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे ऊपर जो है जिंक चला जाएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद आयरन आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद कॉपर आएगा, तब जाकर के सी, तब जाकर के सिल्वर, तब जाकर के डी। अब पूछा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इन चार में, ए बी सी डी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो बी है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। धातु बी को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। धातु बी को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो जो बी है रिएक्टिविटी ऐसे घट रही है, तो बी ऊपर है कॉपर से, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो यहां पर जो है विस्थापन होगा, विस्थापन अभिक्रिया जो है होगी। धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है बी है, उससे कम अभिक्रियाशील जो है वो ए है, उससे कम सी है और सबसे कम जो है डी है। ये ऑर्डर आपको मिल गया। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु जो है हाइड्रोजन से ऊपर है उसको डाला जाता है। तो हमें एक अभिक्रिया भी जो है, एक एग्जाम्पल जो है देनी है आयरन को लेकर के। मान लो कि आयरन को आपने डाला तनु H2SO4 में, तो क्या बनेगा। धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु लवण बनता है, तो यहाँ पर धातु लवण क्या बन जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी, है ना। आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होगी। अगर नीचे धातु अगर है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है तो अभिक्रिया नहीं होगी। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा। भाई जिंक को आपने डाल दिया आयरन सल्फेट के विलयन में, FeSO4 में आपने डाल दिया तो क्या होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि जिंक जो है वो आयरन से तो ऊपर है, तो क्या होगा, जिंक जो है आयरन को विस्थापित कर देगा और अपना सल्फेट बनाएगा, ठीक, आयरन को विस्थापित कर देगा। यहाँ पर आयरन जो विस्थापित हो जाएगा, है ना। इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, राइट। इसमें पूछा कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये पार्ट 1 जो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। टोटल 3 पार्ट्स इसमें आएंगे। ये पार्ट 1 है, जो भी आपको बताया गया है अच्छे से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न जो है चैप्टर से आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।